अनजान अफ्रीकी जंगल है और वहाँ केवल 16 जवान खड़े हैं। बिल्कुल, और उनके हाथों में अपनी राइफलें और पारंपरिक खुखरी हैं। हाँ, और उनके सामने लगभग 1500 गज की दूरी पर 90 भारी हथियारों से लैस सैनिक घात लगाए बैठे हैं। 90 सैनिक, और वो भी बख्तरबंद गाड़ियों और ऑटोमेटिक हथियारों के साथ। अफ्रीका दी धरती ते एक कच्ची सड़क ते एक नौजवान हिंदुस्तानी अफसर बस 26 साल दा अपनी जिंदगी दी आखिरी सवेर विच अगे तुर पिया। वो अगे वधिया, गोलियों की उस अंधाधुंध बारिश के बीच सीधा दुश्मन पर धावा बोल देता है। और ये किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई बनावटी दृश्य नहीं है, ये असल इतिहास है। और इसी एक फैसले ने 1961 में संयुक्त राष्ट्र के एक पूरे शांति मिशन को तबाह होने से बचा लिया। नवंबर 1945 शाकरगढ़ दे कोल जंबल गांव विच गुरबचन सिंह सलारिया ने जन्म लिया, मुंशी राम ते धन देवी दे दूजे पुत्र। उसदे पिता मुंशी राम हॉडसन्स हॉर्स दे डोगरा स्क्वाड्रन विच फौजी रहे सन। हर शाम दीवे दी लौ विच नन्ना गुरबचन सुनिया करदा, उन्ना सिपाहियां दियां कहानियां जो कभी पीछे नहीं हटदे, हमेशा अगे वधदे ने। इज्जत उन्ना दी दूजी चमड़ी वर्गी सी। आज हम एक ऐसे शूरवीर की बात करेंगे जिन्हें उनके पिता की सीख ने एक अमर योद्धा बना दिया। आखिर कैसे एक आम लड़का इतिहास का इकलौता परमवीर चक्र विजेता यूएन पीस कीपर बन गया। रणभूमि से बहुत पहले कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की कहानी शुरू होती है 1935 में अविभाजित पंजाब के एक बेहद शांत से गांव से। 1947 के विभाजन के बाद उनका परिवार सीमा पार करके अपने साथ एक कमाल का फौजी जज्बा लेकर आया। यही एंट्री होती है उनके पिता मुंशी राम की, एक पूर्व सैनिक जिनके कड़े आदर्शों ने गुरबचन को गढ़ा। दिए की रोशनी में पिता की फौजी कहानियों ने तय कर दिया था कि ये लड़का कभी पीछे नहीं हटेगा। यहीं से उन्हें इज्जत का असली मतलब समझ आया। एक सैनिक के लिए इज्जत उसकी दूसरी चमड़ी जैसी होती है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो लाखों लोगों की तरह उनके परिवार को भी अपनी जड़ें उखाड़नी पड़ी। फिर आया 1947। तकसीम ने इस धरती नू कपड़े वांगू चीर दिता। सलारिया परिवार सरहद पार करके गुरदासपुर जिले दे जंगल गांव विच आ वसी गई। घर छड़ दिता, विरसा नाल लेके आई। इसका एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा विरोधाभासी उदाहरण उनके शुरुआती दिनों में ही देखने को मिलता है, जो मुझे तो किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा लगा। हाँ, वो 1946 वाली घटना। बिल्कुल, वो बैंगलोर के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिले के लिए जाते हैं और उन्हें नामंजूर कर दिया जाता है। वजह ये बताई गई कि उनके शारीरिक मापदंड पूरे नहीं थे। मतलब गजब की बात है, जो इंसान आगे चलकर सैन्य इतिहास के सबसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले युद्धों में से एक लड़ने वाला था, उसे 11 साल की उम्र में कहा गया कि उसका शरीर फौज के लायक नहीं है। और यही वो पहली असली परीक्षा थी। कोई और बच्चा होता तो शायद मान लेता कि फौज उसके लिए नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने शरीर पर, अपनी कमियों पर इतनी कठोर मेहनत की कि व्यवस्था को उन्हें अंदर लेना ही पड़ा। बाद विचों जलंधर दे किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज विच आ गया। उन्हां शुरुआती सालां दी फौजी तरबियत ने सब कुछ कढ़िया। चाल टाल, सबर ते हार मनण तो इनकार। और वहां से खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के 9वें बैच का हिस्सा बने। उनका कैडेट नंबर था 1317। हाँ।
वहां से होते हुए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का सफर, ये सब उसी बचपन की जिद का नतीजा था। और फिर आता है 9 जून 1957 का वो दिन जी। जब उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिलता है। हाँ, और कहानी यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੌਫ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਲਾਰੀਆ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। संस्कृति एकदम अलग है। एक नए और युवा अधिकारी के लिए इतने खूंखार सैनिकों का भरोसा जीतना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। ये सैन्य नेतृत्व की सबसे जटिल चुनौतियों में से एक है। आप किसी भी गोरखा रेजिमेंट में जाकर महज अपने कंधों पर लगे सितारों के दम पर सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। वहाँ कुछ और चाहिए होता है। वहाँ गोरखा स्पिरिट काम करती है, और ये स्पिरिट कहती है कि नेता वो नहीं जो पीछे बैठकर आदेश दे, नेता वो है जो सबसे आगे खड़ा हो। तो सलारिया ने उन जवानों का दिल कैसे जीता? इसका सीधा सा फॉर्मूला था, उदाहरण बनकर नेतृत्व करना। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂਦਾ। यानी वो सिर्फ एक कमांडर नहीं रहे, वो इस परिवार का हिस्सा बन गए। उन्होंने ये साबित किया कि भले ही मातृभाषा अलग है, लेकिन खून पसीना बहाने की भाषा एक ही है। बिल्कुल सही। और इसी भाईचारे की परीक्षा होने वाली थी उस मैदान में जहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति दुनिया के लिए एक पहेली बन चुकी थी। हम बात कर रहे हैं 1960-61 के कॉन्गो संकट की। तो 1960 में कॉन्गो को बेल्जियम से आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के तुरंत बाद पूरे देश में भयानक अराजकता फैल गई। सत्ता का संघर्ष इतना गहरा गया कि कटांगा नाम के एक प्रांत ने खुद को देश से अलग घोषित कर दिया। और कटांगा कोई साधारण प्रांत नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये खनिजों और तांबे से बहुत समृद्ध इलाका था। इस विद्रोह को कई विदेशी भाड़े के सैनिकों और कुछ पश्चिमी ताकतों का भी मौन समर्थन हासिल था। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि कॉन्गो पूरी तरह से गृह युद्ध में डूब गया। और इसी गृह युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूएन ने शांति स्थापित करने के लिए दुनिया भर से सेनाएं बुलाईं। भारत ने भी अपनी 99वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां भेजी, जिसमें लगभग 3000 भारतीय जवान शामिल थे। और इन्हीं में 3/1 गोरखा राइफल्स के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया भी थे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र का ये मिशन कोई सामान्य ऑब्जर्वर मिशन नहीं था। ये बहुत ही सक्रिय और खतरनाक शांति अभियान था। हाँ, क्योंकि विद्रोही गुट बहुत अच्छी तरह से हथियारों से लैस थे और उन्हें विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। और यही तनाव अपने चरम पर पहुंचता है 5 दिसंबर 1961 के दिन। स्थान था एलिजाबेथविल। अब यहाँ की जो जमीनी स्थिति थी उसका नक्शा दिमाग में उतारना बहुत जरूरी है। कांटागानी विद्रोहियों ने एयरफील्ड के पास जाने वाले एक अहम चौराहे पर भारी रोड ब्लॉक लगा दिया था। इस रोड ब्लॉक की अहमियत बहुत बड़ी थी। अगर वो सड़क दुश्मन के कब्जे में रहती तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य मुख्यालय था वो पूरी तरह से घिर जाता। मतलब यूएन फोर्सेस का बाकी दुनिया से संपर्क कट जाता। बिल्कुल, उनके पास रसाद या कुमुक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सामरिक दृष्टि से ये पूरे शांति मिशन की गर्दन पर रखी हुई तलवार थी। तो इस रोड ब्लॉक को तोड़ने की योजना बनी। मुख्य हमला एक दूसरी बटालियन को करना था। लेकिन युद्ध में अक्सर दुश्मन के भागने या पीछे से हमला करने का डर होता है। इसीलिए कैप्टन सलारिया को एक कटिंग ऑफ फोर्स के रूप में भेजा गया। अब इस कटिंग ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा काम होता है दुश्मन का रास्ता काटना। हाँ, एक ऐसा दरवाजा बन जाना जो दुश्मन को न तो भागने दे और न ही बाहर से कोई मदद अंदर आने दे। लेकिन जब सलारिया अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ उस एयरफील्ड की तरफ बढ़े तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने क्या इंतजार कर रहा है। कैप्टन सलारिया के पास महज 16 गोरखा जवान थे और समर्थन के लिए सिर्फ 2 स्वीडिश बख्तरबंद गाड़ियां थी। बस इतना ही। और जब वे आगे बढ़े तो सामने लगभग 1500 गज की दूरी पर दुश्मन ने भयंकर जाल बिछा रखा था। 90 काटंगाई सैनिक पूरी तरह से खाइयों में मोर्चा संभाले हुए थे। उनके पास भारी स्वचालित मशीन गनें थीं और 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं। 16 के मुकाबले 90, ये लगभग 1 के मुकाबले 6 की लड़ाई थी। और जैसे ही सलारिया और उनके जवान खुले मैदान में आए, दुश्मन ने गोलाबारी शुरू कर दी। उनका पीछे हटना संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए एक डेथ वारंट के समान था।
उनके पास संख्या बल नहीं था, लेकिन सलारिया ने सरप्राइज और गति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इसके बाद जो हुआ वो सैन्य इतिहास के सबसे दुस्साहसिक हमलों में गिना जाता है। सबसे पहला आदेश उन्होंने अपनी रॉकेट लॉन्चर टीम को दिया और उस टीम ने एक सटीक वार से दुश्मन की दोनों बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। और जब एक भारी गाड़ी अचानक से तबाह होती है तो दुश्मन का पूरा मनोबल उसी पल बिखर जाता है। बिल्कुल, एक जोरदार धमाका और वो 90 विद्रोही कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सलारिया ने इसी सदमे का फायदा उठाया। गोलियों के बारिश के बीच उन्होंने अपनी खुखरी म्यान से बाहर निकाली और उस जंगल में आवाज गूंजी, मौत से जो ना डरे वो इंसान नहीं होता, झूठा है वो शख्स जो ऐशा बयान नहीं होता, पर एक नस्ल है पहाड़ों की जिसने मौत को आंखें दिखाई, जिसके सीने में खौफ का नामो निशान नहीं होता। वो गोरखा है जिसे मरने की परवाह नहीं, उसके लहू में डर का कोई इम्तिहान नहीं होता। गोरखा जवानों ने 40 दुश्मन सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया और बाकी के जो 50 बचे थे उनका पूरा डिफेंस टूट गया और वो भाग खड़े हुए। संख्या का अहंकार अदम्य साहस के सामने घुटने टेक चुका था। लेकिन इस विजय की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस लड़ाई के दौरान दुश्मन के स्वचालित हथियार से निकली 2 गोलियां सीधे कैप्टन सलारिया की गर्दन में आ लगी। शरीर का वो हिस्सा जहां से सबसे प्रमुख रक्त धमनियां गुजरती हैं, वो तब तक नहीं गिरे जब तक कि उन्होंने अपनी आंखों से आखिरी दुश्मन को भागते हुए नहीं देख लिया। अपना मिशन पूरा करने के बाद अत्यधिक खून बह जाने के कारण मात्र 26 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हुए। और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 1962 को उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वो दृश्य कितना हृदय विदारक रहा होगा जब उनके वृद्ध पिता ने अपने बेटे का वो सम्मान प्राप्त किया। और देश ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। खड़कवासला एनडीए में सलारिया स्क्वायर है। 1984 में एक तेल टैंकर का नाम उनके नाम पर रखा गया। 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उनकी मूर्ति है और सुबाथु में परमवीर मार्ग है, जिसका उद्घाटन उसी साथी सैनिक ने किया था जो कांगो में उनके साथ लड़ा था। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में उनका स्मरण किया था। भारत मादा वीर सियो, सीना तान के लड़दा सी, सच्चा परमवीर सियो। सलारिया वीर सियो, दुश्मन लई कहर सियो, भारत दा नाम ऊंचा कर गया, ओ सच्चा शेर सियो। हाय हाय हाय, पंजाब दी मिट्टी दा ओ बहादुर जवान सी, देश दी खातिर जीना ओदा एक अरमान सी, जंग दे विच हसदा हसदा मौत नू भी हराया सी, भारत मां दी शान वास्ते सब कुछ वार आया सी। किंजा च मिलदे सी स्कूल विच, ओ शेर बन के पलदा सी, अनुशासन ते हौसले नाल हर मुश्किल नू झलदा सी, देश दी सेवा सपना सी, दिल विच एक अरदास सी, भारत मां दी रक्षा करना ओदी सबसे वड्डी आस सी। ओए कांगो दा शेर सियो, भारत मां दा वीर सियो, सीना तान के लड़दा
सीना